आचार्य जी नमस्ते, स्वागत है आपका एनडीटीवी वर्ल्ड समिट अन्वेक्षा में। और इस वक्त नेपाल से बहुत सारे मित्र सीधे आपको लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन मैं थोड़े पुराने वक्त में लेकर जाऊंगी, क्योंकि आपका तो नाता है नेपाल से और आपने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है इंडिया में। तो यहाँ पर जो रोटी बेटी के रिश्ते की जिसकी हम सवेरे से बात कर रहे हैं, वो तो आपके केस में नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। जी बहन, मीनाक्षी बहन, आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। और सभी जितने भी हमारे सम्मानित बंधु भगिनी वहाँ पर हमको सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, उन सबको भी मेरा सादर प्रणाम। बहन, बात शुरू करने से पहले जो कल परसों जो त्रासदी हुई वहाँ पर जो हमने देखा, तब से मन बहुत ही द्रवित है, उद्वेलित है, अंदर से मन रो रहा है। बहुत ही इतनी पीड़ा हो रही है। आप बात कर रहे हो बहन, रोटी बेटी का संबंध, रिश्तों की बात, सही बात है। वहां पर घटना नेपाल में घटित हो रही है, दिल यहाँ रो रहा है, पीड़ा यहाँ हो रही है, समाधान हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। हमारा संबंध तो कुछ ऐसा ही है। भारत के अन्न जल से जीवन बना बड़ा आगे, पर जो संस्कार और जो हमें कहीं ना कहीं से जो विचार मिले, वहाँ उस नेपाल का अन्न जल का भी इस देह पे बहुत ही ऋण है। इसीलिए जो मैं सोचता हूँ वह, मैं भारत और नेपाल को सिर्फ ये मानता हूँ, राजनैतिक दृष्टि से हमारी सीमाएं अलग अलग हैं, परंतु बाकी इसके अलावा कुछ भी पृथक नहीं है। संस्कृति हो, समाज हो, मान्यता हो, लोग हों, भावना हो या हमारे विचार हों, किसी भी तरह से कोई भिन्नता नहीं है। जहाँ संस्कृति की हम बात करें तो आपने कहा कि आप और जुड़ा महसूस करते होंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सबको पता है कि भगवान जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध वह लुम्बिनी से थे। उन्होंने नेपाल में जन्म लिया, पर ज्ञान भारत में पाया। सारनाथ में उन्होंने प्रवचन दिया, गया में वह गौतम बुद्ध बने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। इसीलिए यदि हजारों वर्ष पीछे और भी लौट करके जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि, भगवान श्री राम और माता जानकी के संबंध को हम जानते हैं। राजा जनक वो नेपाल में थे और भगवान श्री राम भारत में थे। लवकुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के यहाँ हुआ, वो भैंसा लोटन वह नेपाल में था। इतना ही नहीं, महर्षि भारद्वाज से लेकर के, महर्षि याज्ञवल्क्य से लेकर के, महर्षि विश्वामित्र से लेकर के, महर्षि भृगु से लेकर के और महर्षि वेदव्यास तक के जन्मस्थली के रूप में या कार्यस्थली के रूप में, और वर्तमान में भी गुरु गोरक्षनाथ का जो कार्यक्षेत्र है वह नेपाल माना जाता है। और वर्तमान में यदि आचार्य श्रीचंद जो गुरु नानक देव जी के शिष्य पुत्र रहे, उनके दो पुत्र थे, तो उनमें से जिन्होंने उदासीन संप्रदाय का जिन्होंने बड़े दुनिया में एक स्थापना की, उनका भी कार्यक्षेत्र साधना और तपस्थली वह नेपाल भूमि रही। इस तरह से प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन या अब तक भी, चाहे हम अतीत की बात करें, चाहे हम वर्तमान की बात करें, चाहे हम भविष्य की लिए सोचें, हम कभी भी नेपाल और भारत को अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए भारत और नेपाल की जो मैत्री है, उसका जो संबंध है, उसको दृढ़ करने के लिए जो ये एनडीटीवी के माध्यम से जो ये आयोजन हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज कुछ कुछ जो विघटनकारी तत्व हैं, किसी तरह से जो आपस में मतभेद या चाहे वह सरकारी स्तर पर हो, चाहे आपस के लोगों के संबंधों के स्तर पर हो, किसी भी रूप में विभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए एक बड़ा समाधान बनेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। जहां तक पतंजलि की बात रही, मैं आपको निवेदन पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि लगभग 77 जिले में हमारे पास 1 लाख से ज्यादा योग शिक्षक नेपाल में अभी
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, योग सेवा प्रदान कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम सैकड़ों सैकड़ों करोड़ जो राजस्व है, जो स्वास्थ्य के लिए शायद लोगों का खर्च होता, उसको प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन के साथ में लोग रोकने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एकमात्र जो आयुर्वेदिक प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज है वो पतंजलि का है, जो नेपाल में चलता है। और जड़ी बूटी को लेकर के, कृषि को लेकर के हम बहुत सारी गतिविधियां नेपाल में कर रहे हैं। और हमारी सोच यह भी है, हमने यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों नेपाल के भाई बहनों को निःशुल्क योग का प्रशिक्षण, कृषि का प्रशिक्षण, आयुर्वेद का प्रशिक्षण देने का कार्य भी यहाँ पर होता है नेपाल के भाई बहनों के लिए। और नेपाल में जब महाभूकंप आया था 12 बैसाख को 2072 यानी 25 अप्रैल को 2015 को, तब पूज्य स्वामी जी और हम काठमांडू में ही थे, हमारा योग शिविर चल रहा था। उसको मैं बहुत ही अभी भी याद करके ही बहुत रोंगटे खड़े होते हैं। हजारों हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए और बहुत सारे रोड पर आ गए। उस समय पर भी पतंजलि ने सबसे आगे बढ़ करके हमने बहुत सारे संगठन के भाई बहनों को वॉलंटरी जो बहुत बड़ी जो फोर्स थी हमने लगाया और हमने सब जगह पर तुरंत क्या उपाय किया जा सकता है, पका हुआ भोजन सब जगह उपलब्ध कराने का काम, उनके लिए तिरपाल आदि का काम किया। बाद में 100 से ज्यादा बच्चों को हमने वहीं पर ही आश्रम में रख करके उनको शिक्षा दीक्षा पढ़ाने का कार्य हम लोगों ने किया। आचार्य जी, इस तरह से एक हम लोग उस भूकंप में जितना हम कर सकते थे हमने उस करने को काम किया। और जाजरकोट में अभी 3 नवंबर 2023 को जो बड़ा भूकंप आया था उसमें भी पतंजलि ने बहुत सारा कार्य किया। भारत से ही हमने 7-8 ट्रक पूरा तिरपाल से लेकर के, राशन से लेकर के, चावल से लेकर के, उस संदर्भ में मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार का मैं बहुत धन्यवादी हूं, क्योंकि उस समय पर चावल एक्सपोर्ट अलाउ नहीं था, बाहर नहीं भेज सकते थे चावल। हमने ट्रकों में चावल भर दिया था वहां लोगों को देने के लिए, निःशुल्क वितरण के लिए। तो भारत सरकार के वहां जब बॉर्डर पर चावल को रोका गया, हमने निवेदन किया, दिल्ली ने मात्र 1 दिन के अंदर सारे चावल को ले जाने की स्वीकृति दी कि आपदा में राहत के लिए ले जा रहे हैं तो हम स्पेशल जियो जारी कर देते हैं। ये भारत नेपाल का मैत्री का जो संबंध है, तो ये एक बड़ा उदाहरण है। और आज भी क्योंकि जब बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा प्रोग्राम पहले से आपका सब निर्धारित था, पर इस बीच में जो आपदा आन पड़ी है, विपदा की घड़ी में हम बैठ करके नेपाल के संबंधों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत के लोग बहुत दुखी हैं, पीड़ित है। आदरणीय सदगुरु जी के तो बहुत बड़ी जो वॉलंटियर्स की, जो उनके भक्तों की, डिवोटीज की टीम थी, वो भी इसमें पीड़ित हो गया है। तो उन दृश्य को देख करके मन बहुत द्रवित हो उठता है। तो हम वहां पर चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा की जैसे मैंने बात कही, आज करीबन हमारे 1600 से ज्यादा निःशुल्क योग कक्षाएं नेपाल के हर जिले में कई कई जगह पर चल रही है। जैसे कल आपदा आई, हमने कहा कि आप लोगों को तुरंत बढ़ चढ़ करके काम होना है। हर जिला समिति ने एक समिति गठित करी, वॉलंटियर्स टीम बने और फील्ड पर उतर गए। आज सबसे बड़ी सामाजिक संस्था के रूप में सेवा के कार्य में पतंजलि वहां पर काम कर रहा है। हमें गर्व है उन नेपाली भाई बहनों के प्रति। अभी कल मैंने बात की 1-2 बहनों से, वो दुखी थी, परेशान थी, बोले आचार्य जी हमारा बहुत नुकसान हुआ है, पर हमारे प्राण बच गए, हमारा कुछ बचा है, पर हमने अभी लोगों के लिए जो है ना आपदा के राहत के लिए कैंप लगा करके काम करना शुरू कर दिया। धन्य है ऐसे भाई बहन जो पीड़ा में भी अपनी पीड़ा को कम समझ करके दूसरे के पीड़ा के लिए काम करने के लिए, ये प्रेरणा श्रद्धेय स्वामी जी के उससे, पतंजलि के कारण से उनको प्राप्त हो रही है। हम व्यसन मुक्त नेपाल की आज एक जो बड़ी विकट समस्या है, जैसे भारत में भी जो नशा की लत युवाओं में बहुत ज्यादा है, नेपाल में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने युवा नेपाल समिति के माध्यम से बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने नेपाल में शुरू किया हुआ है। और इसी तरह से हमने वहां पर जितने भी तरह के जो रक्तदान है, जन जागरण के अभियान के कार्य हैं, वृक्षारोपण का कार्य है, वो सब हम लोगों ने पूरे ढंग से वहां पर बड़े स्तर पर प्रारंभ किया हुआ है।
उन सब कार्यों के माध्यम से जहां जहां पर भी नेपाल भारत के संबंधों को लेकर के नकारात्मकता की बात होती है, कहीं कोई किसी भी तरह से विघटन की बात करता है, तो सकारात्मकता, सृजनात्मकता और कार्य से हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। और श्रद्धेय स्वामी जी और हमारे कारण से वहां पर जो पर्यटन के लिए, जो लोगों के लिए वहां पर जाएं, वहां पर उनकी संख्या बढ़े, उसके लिए जहां हम प्रयास कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कृषि के लिए, जैविक कृषि के लिए और नई नई तकनीक के माध्यम से किस तरह से लोगों को कृषि कार्यों के साथ जोड़ सकते हैं, अलग अलग स्किल के माध्यम से कैसे हम उनको रोजगार से जोड़ सकते हैं, किस तरह से रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो वहां पर वेलनेस भी हमारा चलता है और हम उसको और बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से नेपाल और भारत के संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए बहन, जैसा आपने कहा था कि पतंजलि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और जितना बन पाएगा। श्रद्धेय स्वामी जी का एक बड़ा संकल्प है नेपाल को लेकर के। हमने भारत से बहुत सारे, जैसे नेपाल में योग शिविर हमने लगाया। आचार्य जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, दिया तो 1 रुपया हम भारत में लेकर के नहीं आए। जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, अभी आ रही है? जी जी, आपको सुन पा रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। मैं कुछ सवाल भी आपके सामने रखना चाहती थी, वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जब यहाँ पर बैठे हैं, आपका जो नेपाल से संबंध रहा है आज, क्योंकि यहाँ पर पीपल टू पीपल कनेक्ट, लोगों के आपसी रिश्ते, इन रिश्तों की मधुरता कैसे दोनों देशों के बीच के रिश्तों को मजबूत करती है, थोड़ा इस पर भी बात करना चाह रहे थे। नेपाल से जुड़ी हुई आप जो समय आपने यहाँ पर बिताया, उसकी कुछ अगर यादें या उससे जुड़े हुए कुछ किस्से आप साझा करना चाहें तो जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी बहन, बिल्कुल, हमें वह बचपन की काफी यादें हमारे जेहन पर है, मस्तिष्क में है। हम क्योंकि देखिए, बचपन में जो अभ्यास और आदत पड़ती है, आज भी मैं हिमालय की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों में चोटियों पे चढ़ता हूं, और इस आयु में भी आज जो अनाम और अनारोहित चोटियों पर चढ़ने का सामर्थ्य है, तो लोग देखते रह जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि बचपन में जो पहाड़ियों में ऊपर से नीचे हम कूदते रहे, उसके सामर्थ्य से आज हम कार्य को कर पा रहे हैं। और संयोग मानिए या दैवीय कृपा मानिए, आज आयुर्वेद में लोग जानते हैं कि हमें आयुर्वेद का बहुत ज्ञान है। मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी माँ, वह अक्षर ज्ञान का बोध तो नहीं है, उन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, पर मेरी माँ को इतनी सारी जड़ी बूटियों का पता है। तो बचपन में जो मेरा जो समय नेपाल में कटा, उस समय पर हमने इतनी जड़ी बूटियों का बोध, एक तो माँ के कारण से, दूसरा क्योंकि इस पहाड़ी क्षेत्रों में विविध तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं, उन वनस्पतियों के कारण से आज मुझे वनस्पति के एक्सपर्ट होने का जो नींव जहां से पड़ी, जो फाउंडेशन जहां से बना, वह निश्चित रूप से वो नेपाल की धरती है। तो वो सारा सब कुछ मुझे स्मरण है। और हमने कभी भी, मैंने जैसे कहा कि मेरे को कभी भी भारत का ऋण इसलिए है क्योंकि यहाँ जन्म भी लिया और बाद में भी सारा जीवन भी यही है। नेपाल का ऋण इसलिए है क्योंकि जो माता पिता का खून था, ब्लड था, उसका मूल वहां पर है। तो इसीलिए वो सारी स्मृतियां याद आती हैं। और नेपाल में हमें अच्छा लगता है कि जहां पर भी जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये हमारे हैं। और एक जैसे बहन आपने कही, एक बात कह देता हूं वैसे। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी बहन, मैं एक बात और बताना चाह रहा था। आपने कहा कोई विशेष बात है, क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर लोग आते हैं, वैसे तो हम सब लोगों से बराबर ही मिलते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ भी जो मिलने के लिए लोग आते हैं, चाहे बिहार यूपी से भी आते हैं, तो कहते हैं हमारा रिलेशन ना आचार्य जी नेपाल से भी है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आचार्य जी शायद हमको ध्यान से सुनेंगे। तो मुझे इस रूप में अच्छा लगता है क्योंकि लोगों को नेपाल का और उन चीजों को, बात को लेकर के वो गौरव के साथ यदि चर्चा करते हैं, संबंधों को लेकर के गौरव के साथ चर्चा करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी, और इसीलिए मैं चाह रही थी कि आपसे ज़रूर कुछ ऐसा संवाद हो जिसमें आपकी पुरानी स्मृतियों का, आपके पुराने अनुभवों का जिक्र हो जाए। लेकिन आज जब पूरे दिन अन्वीक्षा कार्यक्रम के तहत हम अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से बात कर रहे थे, उनके अनुभवों को जान रहे थे, नेपाल में बीते 1 साल में जो बदलाव हुए हैं, उसमें नेपाल के भीतर ये सवाल भी गूंज रहे हैं, हमारी पहचान क्या हो और भारत के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो। ये दोनों सवाल साथ साथ चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, भारत को लेकर नेपाल की इस नई आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस को कैसे समझना चाहिए?
बहन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। नेपाल के लोगों में, क्योंकि मैं, जैसे हमने कहा कि हम हजारों नहीं लाखों लोगों के साथ संपर्क में हैं। जो नई सरकार बनी है, लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत लोगों की भावनाएं हैं, बहुत संवेदनाएं हैं, बहुत मन और भाव से लोगों ने इस सरकार को चुना है। तो वो सरकार का जो प्रयास है, जो सरकार का कार्य है, हमें विश्वास है कि सरकार जो है इस तरह के कार्यों को कर रही है कि जिससे लोगों की जन भावनाएं जुड़े। तो अब इसको और बेहतरी के साथ करने की आवश्यकता जरूर है। वहां पर हम सरकार जो कहेगी, नेपाल के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए, हमारे पास जो नॉलेज है, एक्सपर्टाइजेशन है, भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है, उसके माध्यम से हम करने के लिए सदैव उद्यत हैं। पूरा पतंजलि योगपीठ उस कार्य के लिए करेगा। तो वो अपेक्षाएं बहुत हैं, और जो परिवर्तन यही है। अभी जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि सबसे पहले जो देश की जो शक्ति है वो युवा होती है, तो युवा शक्ति हमको, वो विदेशों में जा रही है, पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए ठोस कार्य करने की आवश्यकता है। लोग इसको महसूस करते हैं, और वह स्किल को देने से ही होगा। दूसरी बात, स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से यदि युवा स्किल्ड होकर के, यानी वह किसी भी तरह के ज्ञान को, नॉलेज को, या किसी भी तरह के ट्रेनिंग को लेकर के बाहर जाता है, तो देश के लिए ज्यादा अर्निंग करके ले आएगा। ये काम करने की आवश्यकता है। तो चुनौतियां बहुत हैं, लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, पर अभी सरकार को लेकर के आशा है लोगों की, और अभी आशा पर टिके हुए हैं। तो सरकार के लिए जरूरी है कि लोगों की आशाओं के अनुकूल आपने अपने वक्तव्य में बताया कि कैसे नेपाल में पतंजलि का विस्तार भी आप लोगों ने किया है। लेकिन उससे एक सवाल मैं और आगे का पूछूंगी आपसे जरूर। क्या आपको लगता है कि नेपाल सिर्फ भारतीय कंपनियों का मार्केट नहीं, बल्कि इंडिया नेपाल जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का भी एक बड़ा हब बन सकता है आने वाले वक्त में? ये संभावनाएं बहुत है। मैंने पिछले सरकार में नेपाल के गवर्नमेंट से मैंने बात करी थी। देखिए, अभी भारत को तो इन्होंने विकसित राष्ट्र से विकासशील में डाल दिया कई चीजों में। वह अभी विकसित है, यानी थर्ड वर्ल्ड के अंदर अभी नेपाल को डाला गया है। तो इसीलिए यदि हम नेपाल के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह उत्पाद करते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, वहां से विदेशों में भेजने के लिए बड़ी संभावना है। यानी नेपाल में यदि हम कोई उत्पाद बनाते हैं, यदि इंटरनेशनल क्वालिटी का हम बनाते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए स्वीकार्यता भी बहुत है। और हिमालय स्टेट होने के कारण से नेपाल के अंदर हम हर्बल या हम ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स बनाने की जो संभावनाएं हैं, वहां से बहुत है। और दुनिया की आज सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको बहुत शुद्ध आहार मिले, शुद्ध उत्पाद मिले। तो नेपाल को वो शुद्धता देने के लिए, नेपाल के अंदर उस प्रोडक्ट को करने के लिए भारत बहुत मदद कर सकता है। भारत के पास आज, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। पूरी इंडिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छे रिसर्चेज हुए हैं। उस रिसर्च को, उस टेक्नोलॉजी को, उस एक्सपर्टाइजेशन को यदि हम नेपाल के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इससे नेपाल समृद्धशाली होगा, नेपाल के लोगों को रोजगार मिलेगा, और वो सिर्फ इंडिया का मार्केट नहीं बनेगा। क्योंकि हम इस पक्ष में नहीं है। कई लोग कहते हैं, अच्छा, भारत में जैसे भारतीय प्रोडक्ट को लेकर के हमें अभी इतना बड़ा मुहिम करना पड़ा। मान लीजिए, महात्मा गांधी से लेकर के आदरणीय सुभाष चंद्र बोस से लेकर के और विनोबा भावे तक लोगों ने स्वदेशी को बहुत भारत में बल दिया। बल देने के बाद में भी भारत में लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि लोगों को लगता था कि जो विदेशी आइटम होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, स्वदेशी आइटम खराब होता है। तो उसको तोड़ने का काम पतंजलि ने किया। उस एक जो मानसिकता थी, एक परसेप्शन था, या एक जो षड्यंत्र था, उसको तोड़ने का काम पतंजलि ने किया। उसके बाद में क्या हुआ कि अभी नेपाल में जैसे हम लोगों ने पतंजलि का प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, शुरू से हमारी सोच थी कि नेपाल के लिए नेपाल में बनाएंगे। तो लोगों को ये लगता था कि इंडिया का बना हुआ अच्छा है, पतंजलि का बना हुआ प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं, नेपाल का ज्यादा अच्छा। ये मानसिकता, परसेप्शन है। तो नेपाल के लोगों को भी नेपाल में बनी हुई चीजों के प्रति, नेपाल राष्ट्र के प्रति और नेपाल की उसके प्रति जो स्वदेशी की जो भावना है, वहां अभी बलवती होने की आवश्यकता है, बलवती करने की आवश्यकता है। और सरकार की नीतियां भी ऐसी बने कि लोग गुणवत्ता युक्त उत्पाद वहां पर बनाएं,
गुणवत्ता युक्त उत्पाद के लिए वो लोग कार्य करें, इसकी आवश्यकता जरूर है। तो ये भारत की जो मेधा है, प्रतिभा है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, भारतवर्ष के अंदर नेपाल के बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी भारत में हैं, बहुत सारे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी भारत में हैं, विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं। विदेशों में मैंने देखा कि यूके में, यूएसए में, अलग अलग रशिया में, बहुत सारे देशों के अंदर नेपाल के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आचार्य जी, आज मौका मिलेगा, बड़े विस्तार में वातावरण मिलेगा, आपने इन सभी संभावनाओं की चर्चा की, समृद्धशाली बनाने में अपना योगदान देंगे। जी, आपने विस्तार में इन सभी संभावनाओं पर चर्चा की और बहुत सारे लोग जो आपको लाइव यहाँ बैठकर सुन रहे थे, मुझे लगता है बहुत सारी बातों से अग्री भी करेंगे। बहुत धन्यवाद अन्वीक्षा में हमें समय देने के लिए और भारत से हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।